Good morning, students. Today we will study the new topic that is chromosomal theory of inheritance. Now we all know that the father of genetics, he was Mendel. So Mendel, he published his work on inheritance of characters in 1865. Okay, but due to some of the reasons जो उसका work था वो unrecognized रहा till 1900. What were the reasons behind that? So let's view the reasons. कि एक तो उस टाइम पे क्या था, जो कम्युनिकेशन था वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, वो कम्युनिकेटिव एरा नहीं था, तो उसका जो वर्क है वो वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया, वो अपने वर्क को पब्लिश नहीं कर पाया और लोगों तक नहीं पहुंचा पाया. Second reason was that the concept of genes, Mendel, he had given the word factor, okay, and he described the word factor as the stable and discrete unit जो क्या करती है, किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है. एंड जो एलील के पेयर्स हैं उसने बोला था कि उनमें कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होगी. तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, ठीक है. उसके थ्रू हमने क्या देखा, जो ब्लेंडिंग है वो भी हो सकती है. तो इस पॉइंट की वजह से भी उसके वर्क को कंसीडर नहीं किया गया. उसके जितने भी कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया. ओके, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन दिखती है नेचर में, और उसने बोला था कि जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज सच एज अ डिस्क्रीट यूनिट मूव करेंगी. थर्डली मैंडल ने क्या बोला, मैंडल ने मैथमेटिक्स को यूज़ किया बायोलॉजी के रूल्स को एक्सप्लेन करने में, जिसको बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, बायकॉट किया कि हाउ कम ही कैन यूज़ दी मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी. सो फाइनली क्या हुआ, जो मैंडल का वर्क है, ओके, वो बहुत टाइम तक क्या रहा, unrecognized raha. So Mendel work suggested that factors, they were discrete unit, and he can't even explain this thing with a proof कि what is the existence of the factor and why they were and what they are made of. वो किससे बने हुए हैं फैक्टर्स, वो इन किसी भी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. बट 1900 में 3 साइंटिस्ट वर देयर, दे वर डी वरीज, कॉरेंस एंड वॉन शेमार्क. ये जो 3 साइंटिस्ट हैं इन्होंने इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग मैंडल के वर्क को स्टडी किया. ठीक है, जो भी मैंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर जेनेटिक्स में जितना भी काम किया हुआ था, इन तीनों ने उसको स्टडी किया. एंड आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी दे recreate the work of they rediscover the work of Mendel. Okay, so this led to the discovery of the structure in the nucleus that appeared to be double and divide just before each cell division. जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, अभी तक जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स थे वो थे, और उन माइक्रोस्कोप्स में हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं दिख पाता था सेल का. तो जैसे ही माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुई, माइक्रोस्कोप्स बेटर बने, तो क्या देखा कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन हुआ, उसमें न्यूक्लियस के बारे में पता लगा. ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो डिवाइड करता है, जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव ऑन करता है. और वो जो बॉडीज़ हैं वो कलर्ड बॉडीज़ हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. ओके, सो 1902 में 2 साइंटिस्ट्स वर देयर, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरे. इन्होंने क्रोमोसोम को जब स्टडी किया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है वो सेम टू सेम जो मैंडल ने जीन की मूवमेंट बताई थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसी चीज़ के पैरेलल चल रही है. ओके, सो जैसे जीन्स को लेकर मैंडल ने मैंडल्स लॉ को एक्सप्लेन किया, तो क्रोमोसोम की मूवमेंट के ऊपर बेस्ड थियोडर और सटन ने क्या किया, क्रोमोसोम थ्योरी को एक्सप्लेन किया. नाउ आई हैव रिटन द क्रोमोसोमल थ्योरी इन द सिंपलर वे.
तो आप इसी फॉर्म में इसको लर्न करोगे। ओके, एनसीईआरटी में थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज गिवन है। सो आई हैव रिटन दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन दी सिंपल वर्ड्स, सो यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हेयर। The chromosomal theory of inheritance, it was proposed independently by Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट ने दी थी। They stated that behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene. उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम के बिहेवियर को स्टडी किया तो उन्होंने देखा क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम टू सेम किसके जैसा था? जीन के जैसा था। ओके, यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। मेंडल ने जो जीन्स को, जो फैक्टर्स को यूज कर कर अपनी लॉज को एक्सप्लेन किया था, इन दोनों ने यानी थियोडर और सटन ने क्या किया? क्रोमोसोम्स मूवमेंट को एक्सप्लेन किया, क्रोमोसोम मूवमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया मेंडल्स की लॉ को। ओके, द हेरिडिटरी फैक्टर्स दे आर कैरिड इन दी न्यूक्लियस। अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, बेसिकली जो हमारी जीन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। जैसे कि मेंडेलियन एलील्स थी, क्रोमोसोम्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी पेयर्स। हमें पता है कि मेंडल ने एलील्स के बारे में बताया था, जो कंट्रास्टिंग पेयर्स थी जीन्स की, जो दो ट्रेट्स को कंट्रोल करती थी, तो उसने बोला था कि वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो इसी तरह से जो वो यानी वो पेयर्स में प्रेजेंट होती है, कोई भी जीन है वो अपने आप को दो पेयर्स में जनरली एक्सप्रेस करती है। इन द सेम वे क्रोमोसोम्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन दी पेयर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है sperm and eggs. As we all know that they are the gametes, they are haploid cells as they have half set of chromosomes, and to re-establish their diploid state, उनको complete बनने के लिए what they have to undergo? They have to undergo the process of fusion. Clear? अब the two alleles of gene pair, they are located on the homologous sites of the homologous क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक क्रोमोसोम की बात बताऊँ, दिस इज़ वन क्रोमोसोम, ये इसका डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, तो ये कंप्लीट हमारे पास कौन सा क्रोमोसोम बन गया? होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे किसी भी जीन के जो एलील हैं, जैसे दिस इज़ कैपिटल टी, दिस इज़ कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया? ये होमोलोगस साइट हो गई। ये क्या हो गई? ये उसकी होमोलोगस साइट हो गई, जहाँ पर उस जीन की क्या है? एलील्स लोकेटेड होती हैं इन दी लीनियर ऑर्डर। यहाँ पर एक और होमोलोगस साइट बना लो, तो यहाँ पर सपोज करो दूसरी जीन की एलील्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर साइट पे, एक स्पेसिफिक साइट पे एलील्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ इन अ डिप्लॉयड सेल there must be two genes of each kind, one in each of the two homologous chromosomes. यानी एक डिप्लॉयड सेल के अंदर इसके पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक एक जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे साइनैप्स ड्यूरिंग दी मियोसिस। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, सपोज करो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, हमने ऊपर बोला डिप्लॉयड सेल के पास अगर दो एलील्स इसके पास हैं तो दो एलील्स इसके पास है। दो करैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल जी है, तो ये दो जीन्स हो गई, ठीक है, दो जीन्स की दो एलील्स, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। अब इन दोनों क्रोमोसोम्स को यानी दे बोथ आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है और एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ठीक है। अब इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होगी? साइनैप्सिस होगी। लेट्स सी, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब साइनैप्सिस किसके बीच में होगी? ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ओके। अब साइनैप्सिस किसके बीच में होगी? इन दो के बीच में। दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ए एंड होमोलोगस क्रोमोसोम बी, क्लियर? इन दोनों के बीच में साइनैप्सिस होगी। साइनैप्सिस का मतलब है ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे,
ओके, तो अब अगर मैं इनको सिंपलर फॉर्म में बनाऊं तो ये किस तरह से बनेंगे, इस तरह से बनेंगे। इन दो के बीच में क्रॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हुई साइनेप्सिस, ये जैसे थे दोनों के दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वैसे रहे, सिर्फ और सिर्फ जो करेक्टर की चेंज हुआ, करेक्टर एक्सचेंज हुआ, वो किसके बीच में हुआ, इन दो के बीच में हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, सो होमोलोगस क्रोमोसोम दे साइनैप्स ड्यूरिंग द मियोसिस एंड गेट सेपरेटेड। उसके बाद जब साइनैप्सिस हो जाती है, ठीक है, साइनैप्सिस हुई लाइक दिस, साइनैप्सिस हो गई यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही साइनैप्सिस हुई तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कोई चेंज नहीं है, ये कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, यानी हाफ ऐसा हो गया हाफ ऐसा, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया मटेरियल का, तो ये सारे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, एंड नाउ दे पास ऑन टू द डिफरेंट सेल्स। ओके, सो दिस इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो गैमीट्स हैं दे रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। अब हमने बताया ना 4 क्रोमोसोम बने थे साइनेप्सिस के बाद, ठीक है, तो चारों अलग अलग सेल में एंटर करें। तो अगर हम गैमीट की बात करें तो एक गैमीट के पास एक तरह का क्रोमोसोम होगा एंड उसके ऊपर कोई भी एक जीन का एलील प्रेजेंट होगा। ओके, एंड हाउ द पेयर्ड कंडीशन इट इज रीस्टोर्ड, द पेयर्ड कंडीशन इज रीस्टोर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू gametes. By the fusion of the two gametes they will again form the complete structure. Okay, so this was the chromosomal theory that was given by Sutton and Boveri in the simple words. After that, in your book, the comparison between the behavior of chromosome and gene is given. A1 is chromosome and B1 is gene. तो इन दोनों के बीच में क्या similarities हैं? We have already discussed that both of them they occur in pair. They segregate at the time of the gamete formation. Okay, and then they are transmitted to the गैमीट। सिर्फ एक पेयर में से एक जो है वो गैमीट में मूव करता है। फिर इंडिपेंडेंट पेयर जो सेग्रीगेट हो गई हैं वो इंडिपेंडेंटली एसोर्ट होंगी, और एसोर्टमेंट दूसरी पेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। अब यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम गिवन है, दैट डायग्राम, दिस वन, this diagram, it is representing the division of the cell. Now this is G1 and G2 phase, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। G1 and G2 phase के अंदर इसके बाद यहाँ पर इनकी कॉपी बन जाएगी, तो ये एक बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। म्योसिस 1 में एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज पे वो अपने आप को प्लेट पे अरेंज करते हैं, एनाफेज पे दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी पोल। ओके, तो म्योसिस 2 के एनाफेज पे क्या होगा, ये दोनों अपने अपने पोल्स पे मूव करेंगे, और उसके बाद फाइनली हमारे पास म्योसिस 2 के एंड पे कितने सेल्स बन जाते हैं, 4 सेल्स बन जाते हैं, और ये चारों अब हमारे गैमीट्स बोलेंगे हम इन्हें। हमारे पास कितने बने गैमीट्स, 4 गैमीट्स बने। तो ये क्या है, इट इज़ दी meiosis and the germ cell formation in the cell with the 4 chromosomes. Okay, this diagram is showing the segregation of the chromosomes, कि कैसे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके, नाउ अगेन the next diagram is given in your NCERT, where during the anaphase meiosis 1, the 2 chromosomes they pair can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosome of 4 different color, the left and right column. In the left column, possibility 1, orange and green is segregated together,
but in the right hand column possibility the orange chromosome is segregating with the red chromosome. तो आप यहाँ पर देख सकते हो orange and green and orange and red. तो meiosis 1 पे क्या हुआ? meiosis 1 पे they were arranged in the poles in metaphase. धीरे धीरे ये poles की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे. अब meiosis 2 के एनाफेज पे आप क्या देख रहे हो? ये यहाँ से सेग्रीगेट हो गए, अलग सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए, पोल्स की तरफ चले गए, और एज अ रिजल्ट इनमें क्या बने? 4 सेल्स दे आर फॉर्म्ड. ओके, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है. यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों बोली? कि अब हो सकता है कि ये इसके साथ पेयर कर ले. ओके, हो सकता है ये इसके साथ पेयर कर ले. ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पेयरिंग होगी, अभी तो ये हैप्लॉइड हैं सारे. ठीक है, जब इनमें पेयरिंग होगी डिप्लॉयड बनने के लिए, तो इनमें इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होगी, यानी कोई किसी के साथ भी पेयर कर सकता है. ओके, सो दिस डायग्राम इज द इलैबोरेशन ऑफ द part that how the chromosomes they get separated. Okay, now the next one is Sutton and Boveri. They argue that the pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factors they carried. उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो उसमें जो जीन्स प्रेजेंट है, जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, वो भी सेग्रीगेट होंगे. तो Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and hence called this theory as the theory of chromosomal theory of inheritance, जिसमें उसने मेंडल की थ्योरी को लेते हुए क्रोमोसोम की मूवमेंट को क्या किया? एक्सप्लेन किया. क्लियर? नाउ फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, अब क्रोमोसोमल थ्योरी तो पोस्टुलेट्स बन गए, रेडी हो गई क्रोमोसोमल थ्योरी. अब अगर उसको मानना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी. सो द साइंटिस्ट दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन, he has done the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance. Again very important question. ठीक है, chromosomal theory of inheritance is important, and then the experimental verification of chromosomal theory is again very very important. Now Thomas Hunt Morgan along with his colleagues, he led the discovery of the basis for the variation, that how the variations they occur during the sexual reproduction. Now Mendel worked with the tiny fruit flies, Morgan, he worked with the tiny fruit flies. The scientific name of the fruit fly is Drosophila melanogaster. अब आपने इसको क्या करना है? डिफरेंटली अंडरलाइन करना है. ड्रोसोफिला को अलग अंडरलाइन करना है, मिलानोगेस्टर को अलग अंडरफाई करना है. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ fruit fly. This is the scientific name of fruit fly. Now why he selected the fruit fly? Because they could be grown on the simple synthetic medium in lab. They complete their life cycle in about 2 weeks, and its single mating can produce the large number of offsprings. And also there were the clear differentiation of the sexes, male and female. Okay, if we see the diagram, male is smaller as compared to the female. Okay, so females को और males को हम easily distinguish कर सकते हैं. And also it has many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope. तो उसने why the Morgan has selected the Drosophila, because उसके अंदर ये different characters हैं. तो यहाँ से important question आता है that why Morgan he had selected the fruit fly for the experiment. And question can come like this: who had experimentally verified the chromosomal theory of inheritance? Okay, और question आ सकता है, explain the chromosomal theory of inheritance and who had postulated the chromosomal theory of inheritance. तो उसमें आप ये सारे points mention करोगे. Okay, you will mention all the points that I have
written. Clear? So this was all about the chromosomal theory of inheritance. Thank you.